हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षा युग। शिक्षा युग की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारी एसएससी जीडी की जो पीवाईक्यू क्लास चल रही है, क्लास नंबर 12 है। 11 सेट हम पहले कवर कर चुके हैं, अब हम क्लास नंबर 12 करेंगे। इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर और हमारे शिक्षा युग के जो ऐप है उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। जल्द ही हमारी कोशिश है। देखो, ये हमारी क्लास है, आज सेट नंबर 12 है और जल्द ही हो सकता है नवंबर की स्टार्टिंग तक या अक्टूबर के एंड तक हम जो एसएससी जीडी के जो अब तक एग्जाम हुए हैं आपके मेनली 2021 के और 2023 जो अभी एग्जाम हुए हैं, इनके मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे भाई। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो ये बात ध्यान रख ले कि जब तक वो प्रीवियस ईयर के मॉक नहीं लगाएगा भाई, तब तक उसको नए मॉक देने में उसका स्कोर बिल्डअप नहीं होगा। क्योंकि जो नए जो मॉक बनाए जाते हैं भाई वो प्रीवियस ईयर पर डिपेंड होते हैं। एसएससी के जो एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आएंगे वो प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप 2021 और 2023 में जो एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए हैं, चाहे तो आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में उन चीज को लगा लो या पीडीएफ के फॉर्म में लगा लो, या फिर जो हम यहाँ क्लास सोल्व कर रहे हैं वहां से आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर सोल्व किया करो ताकि स्कोर में इंप्रूवमेंट हो। तो इसके अक्टूबर के एंड तक हम आपको 21 और 23 के जो मॉक टेस्ट हैं वो प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप सभी इन मॉक टेस्ट को अवश्य लगाएं भाई। और ये हमारी क्लास है, आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। ठीक है, 11 सेट हम पहले कवर कर चुके हैं भाई। देखो, पहला सवाल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 176 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक बात याद रखना, बेलन मतलब कि सिलेंडर। दो फॉर्मूले होते हैं। बेलन का जो वॉल्यूम होता है हमारे पास वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। कवर्ड सरफेस एरिया जो इसने दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई आर इंटू एच होती है। और एक होता है टोटल सरफेस एरिया भाई, टोटल होता है हमारे पास 2 पाई आर इंटू होता है एच जमा आर। ये तीन फॉर्मूले आप याद रखना। अगर आप बेलन का सवाल करोगे, सिलेंडर का सवाल करोगे, तो आपको ये तीन फॉर्मूले के ऊपर सवाल अवश्य मिलेगा। इसने दे रखा है कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई की वैल्यू कितने रखी है 22/7 होती है हमारे पास। आर हमें दिया हुआ नहीं है और एच की वैल्यू हमें दी है 14 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू हमें दी है 176। कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है। देखो 22 8 176, 22 8 176 हो गया, 2 चौके 8 हो गया हमारे पास, और 7 दूनी 14। तो यहां से देखो 2 दूनी 4, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसने पूछा है कि उसका बेस एरिया। अब देखो सिलेंडर कैसा होता है हमारे पास, सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है, ये उसकी हाइट होती है, ये उसकी रेडियस होती है। उसका बेस कैसा है, एक सर्कल की तरीके से है। उसका बेस कैसा है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है हमारे पास, तो इसका जो बेस एरिया निकालेंगे हम, जो बेस एरिया निकालेंगे वो हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर भाई। पाई की वैल्यू हम रखेंगे 22/7 और आर की वैल्यू कितनी होगी 2 दूनी 4, तो 22 चौके 88। आंसर कितना आ गया हमारा 88/7 जो है वो हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 88/7 हमारा आंसर है। हमें ये दिया हुआ था, आर की वैल्यू हमने निकाल ली और इसने पूछा था इसका बेस एरिया, तो इसके आधार का एरिया होता है कि सर्कल के बराबर, उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। हमने यहां वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया, 88/7 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा भाई। आज का यह पहला सवाल था। आशा करते हैं आपको बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। कोई भी डाउट आपका बच जाता है तो आप शिक्षा युग के डाउट ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चन भेज सकते हो या कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हो। हमारी जो टीम है जल्द से जल्द आपका आंसर सोल्व, आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व करके देगी भाई। अगला देखो, ये है टाइम एंड वर्क का। 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितना समय लगेगा। आपने सीखा होगा एमडीएच का फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 और H1। यहां होता है काम W1, ठीक है, इक्वल टू लिख दिया हमने M2 गुणा D2 गुणा H2। यहां भी इस साइड में मल्टीप्लाई है भाई, ये मैंने लगाया नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई है ये, और यहां हो जाएगा W2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे ये सवाल डिपेंड है। आपने ऐसे फॉर्मूले बार बार इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे। देखो 7 व्यक्ति हैं भाई, 7 व्यक्ति 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों के अंदर जो कितना काम करेंगे 14 बक्से पैक कर देंगे। अब ये बोल रहा है
कि प्रतिदिन 9 घंटे काम करते हुए 14 व्यक्ति 18 बक्से पैक करने में कितने दिन, मतलब कि डी, और कितने बक्से हैं 18 भाई। अब काटते हैं, देखो रेड लेते हैं, 2 सत्ते 14 हो गया और 2 निमे 18, 9 से 9 गया हमारा, 7 से 7 गया हमारा, और 7 दूनी 14 और 2 से आ गया 3। तो कितने दिन लगेंगे भाई उन व्यक्तियों को, 3 दिन में वो 18 बक्सों को पैक कर देंगे। डी की वैल्यू होगी 3, ऑप्शन नंबर डी ही होगा हमारा भाई। जो दिन है उनकी संख्या है 3। एमडीएच के ऊपर ये डिपेंड था फॉर्मूला, सॉरी सवाल ये डिपेंड था, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, यदि 328, 451 और 697 का महत्तम समापवर्तक जो HCF है वो x दे रखा है, तो x का मान जो है किसके बीच होगा। यहां आपसे एक्यूरेट x की वैल्यू नहीं पूछी, उसने पूछा है कि जो x का मान है कहां से कहां, किस किस के बीच जो है लाई करेगा। 3 संख्याएं दी हुई हैं, 328, ठीक है, 451 और 697। अब आपको तीनों संख्याएं देखने से पता चलेगा कि ये तो इवन संख्या है, ये भी ओड और ये भी ओड। तो यहां से पहली बात तो ये निकल के आ गई कि जो हमारा HCF होगा वो हमेशा ओड होगा, इवन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तीनों संख्याओं में से एक भी ओड संख्या है तो HCF भी हमारा ओड होगा भाई। निकालने का तरीका क्या था, इनका डिफरेंस निकाल लो भाई, इनका डिफरेंस निकाल लो। एक से भी सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंस से। देखिए 11 में से 8 गया 3 भाई, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 3 गया 123। 123 इनका HCF हो सकता है नहीं, क्योंकि 123 से 328 पूरा पूरा भाग नहीं होगा भाई, ठीक है, नहीं होगा। 3 6 18, 6 से जाएगा 6 3 18। हाँ, अब इसके क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। 123 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 से पूरा पूरा, 3 चौके 12, 3 कम 3, 41 गुणा 3। तो HCF हमारा हो गया 41, क्योंकि 41 के और फैक्टर नहीं टूट सकते। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों टर्म के अंदर वो हो गया हमारा 41। जो HCF है हमारा वो कितना निकल के आ गया 41। अब इसने HCF नहीं पूछा हमसे पूछा है कि जो HCF है वो कहां से कहां लाई करेगा। तो 44 से 48 नहीं होगा, 36 से 40 नहीं होगा, 40 से 44 के बीच में, क्योंकि जो हमारा HCF है वो कितना है 41 है। तो 40 से 44 के बीच में जो है हमारा HCF जो है वो लाई करेगा। निकालने का आसान तरीका है डिफरेंस मेथड, और फिर उसके पेयर ब्रेक कर लो भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका है। अगला देखो, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर एक धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 9261 है भाई, ठीक है। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है भाई कोई राशि है, चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के बाद वो राशि होगी 9261। अगर आपने बार बार सवाल सोल्व किए हैं तो ये क्वेश्चन आप बिना सोल्व किए भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो रकम है ये बहुत बार रिपीट होती है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 8000 की राशि 3 साल में 9261 होती है। ये मैंने किया हुआ है, मेरा बार बार करने से मेरे को याद है, लेकिन आपको नहीं हो तो निकालने का तरीका देखते हैं। 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होती है भाई, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है 1/20, मतलब कि राशि 20 थी बढ़कर 21 हो गई। तो यहां देखो 20 से बढ़ी 21 हो गई, ठीक है, 20 से बढ़ी 21 हो गई और 20 से बढ़ी 21 हो गई। अब देखो 21 21 441 और 441 की 21 से करेंगे तो हो जाएगा 9261। तो हमें पता चल गया कि 3 साल के अंदर तो काम होगा, क्योंकि 2 साल में करेंगे तो 441 और तीसरी बार गुणा करेंगे तो 9261 हमें प्राप्त हो रहा है भाई। और यही हमें दिया हुआ है कि वो राशि जो बढ़कर 9261 हो गई। तो यहां जो आएगी वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कितना आएगा 8000 भाई, वो 8000 राशि थी जो 3 साल में 5% पर बढ़कर जो है 9261 हो गई। तो हमने निकाल लिया जो राशि थी हमारे पास कितनी थी, ये जो है हमारा प्रिंसिपल था, ये जो है हमारा प्रिंसिपल था 8000 रुपए। इसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 सही 3/4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। राशि कितनी है देखो, अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। 8000 हमारे पास राशि है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5%, तो 5/100 और टाइम कितना हो गया 4 3 12 और 3 15/4 सालों के लिए भाई। देखो 2 से 2 गई, 4 दूनी 8 20 आ गया। अब देखो भाई 5 दूनी 10, यहां से 100 आ गया, 100 गुणा 15, सॉरी, तो कितनी राशि आ गई 1500 भाई। उसी राशि के ऊपर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के द्वारा 15/4 सालों के लिए जो साधारण ब्याज होगा वो 1500 रुपए हमें प्राप्त होगा भाई, ठीक है। ये आपको निकालना था, पहले प्रिंसिपल तो हमने आसानी से निकाल लिया भाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगला देखो, यही वही अगला सवाल भी चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है। ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 10,500 की धनराशि
x% की वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन जो है 12,705 है। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर उसी राशि पर 2x% की वार्षिक ब्याज दर से 1.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। रकम बहुत बड़ी है, सवाल बहुत छोटा सा है, बिल्कुल आसान सा है। आप रकम को देखकर जो है घबराए मत करो। क्या कह रहा है भाई, ये बोल रहा है कि जो 10,500 की राशि थी, ये बोल रहा है कि 10,500 की राशि जो है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी है उसके ऊपर 2 साल में जो राशि है वो 12,705 होगी भाई। अब देखो एक साल में, अगर एक साल में बढ़ रही है, मान लिया राशि बढ़ रही है 10 से 11, ये हो गई एक साल के अंदर, तो हम सीधा कर लेते हैं। अगर राशि 2 साल में बढ़ रही है तो हम करते हैं अंडर रूट, 3 साल में क्यूब रूट, तो ऐसे बढ़ते हुए चलते हैं। इसने कहा है 2 साल में, तो 2 साल में डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर रूट कर सकते हैं, लेकिन सोल्व नहीं होगा तो पहले हम कट कर लेते हैं ताकि आसानी से सोल्व कर ले। देखो 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 हो गया। 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 5 25, 2 बच गया, 5 चौके 20 और 5 एकम 5। अब जाएगा 3 से, क्योंकि 5 और 2 7 और 4 11 और 1 12, 3 सत्ते 21 हो गया हमारे पास, और 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, 3 चौके 12, 3 सत्ते 21। 7 से करेंगे तो 700, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। हमारे पास अंतिम रेशियो आ गया 100:121। अब इसने कहा है कि 2 साल का मतलब करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट जब करेंगे इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे हम, तो कितना निकल के आएगा, 10 से राशि बढ़कर होगी हमारे पास 11। तो कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई, एक बड़ा है किसके ऊपर, 10 के ऊपर, तो एक बड़ा है 10 के ऊपर, परसेंट के लिए 100, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहां से सीधे निकाल सकते हैं, या इतना तो हमें पता होगा कि एक बड़ा है 10 के ऊपर तो 100 के ऊपर, मतलब कि डायरेक्ट जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई वो हमारे पास आ गई 10%। यहां तक हमने सोल्व कर लिया। ये क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट दिया हुआ था कि राशि यहां से बढ़कर यहां हुई है 2 साल में, तो काट कर हमने रूट किया 2 साल के लिए। 3 साल होती तो क्यूब रूट करते भाई। 2 साल क्या है तो 10 से 11, मतलब कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारी राशि बढ़ रही है। अब इसने कहा है कि ब्याज को कर देंगे अर्धवार्षिक और रेट को कर देंगे डबल। भाई 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, डबल कर दी, कितनी होगी 20%, लेकिन 20% वार्षिक है और इसने कहा है कि अर्धवार्षिक, तो वापस से 10% आ गई हमारे पास। समझ आया। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास, मैंने डबल की तो 20% हो गया, लेकिन ये सालाना है तो 6 महीने की कितनी होगी, इसकी आधी करनी पड़ेगी, तो वापस से 10% आ जाएगा। अब इसने कहा है कि 1.5 साल में 6 महीने के 3 हाफ बनेंगे। कैसे, 10 से 11 बढ़ेगी राशि 6 महीने में, अगले 6 महीने में यहां और अगले 6 महीने में फिर से यहां। कितना हो गया हमारे पास, 1000 से हमारे पास हो जाएगा 1331, क्योंकि 11 11 121 और फिर 11 से करेंगे तो 1331। अब ये बोल रहा है कि कितना मिश्र धन प्राप्त होगा। अब देखो हमारे पास प्रिंसिपल तो 1000 रुपए है और मिश्र धन 1331, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि 1000 नहीं है प्रिंसिपल तो 8000 है। कहां है प्रिंसिपल, सॉरी प्रिंसिपल तो हमारे पास 10,500 दिया हुआ है, तो यहां से निकालेंगे एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10,500 बटे कितना हो जाएगा 1000, और हमें वैल्यू निकालनी है 1331 की। ये हमारा फाइनल सोल्व होके आएगा आंसर। ठीक है, पहले तो हमसे इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाली, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल करवाई, और फिर इसने कहा कि वार्षिक मत करो अर्धवार्षिक के ऊपर वापस आ जाओ, तो अर्धवार्षिक के 3 हाफ बन गए। अब देखो काटते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं, देखो समझ आएगा। 20 से 20 गई हमारी, 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 की गुणा करनी है, ये यहां तक अलग है भाई। 21 की गुणा करनी है 1331 से, सॉरी 1331 से, तो 1 से गुणा करेंगे तो 1331 ऐसा कैसा आ गया। 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 एकम 2। ठीक, कितना आ गया 1, 3 और 2 5, 6 और 3 9, 6 और 1 7, 27,951 बटे 2। 2 नीचे दिया हुआ है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 भाई। ठीक है, 2 3 6, 1 बच गया, 2 नी में 18। अब देखो 139। अब पूरा सोल्व मत करो, ऑप्शंस देखो हमारे, ऑप्शन ये रहा 139.750, यही जो है हमारा आंसर आएगा। जब इसको काटोगे ना 27,951 को 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1397.550। ठीक है, पूरा सोल्व करना नहीं होता, पूरा सोल्व करो तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, टाइम चला गया तो क्वेश्चन और सोल्व नहीं होंगे आपसे। तो जितना ज्यादा हो सके ऑप्शंस देखा करो, जल्दी से जल्दी टिक किया करो भाई। ठीक है, समझ आया होगा। किसी को भी अगर किसी बच्चे का डाउट रह जाता है तो भाई शिक्षा युग के डाउट ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर दिया करो, जो वेल क्वालिफाइड टीम हमने बिठा रखी है भाई वो जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन जो है सोल्व करके आपके पास भेजेगी।
ठीक है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भाई आप ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर किया करो, अपने दोस्तों के पास भेजा करो, नोट्स को शेयर किया करो। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप हमसे पढ़ते हो और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए और इसके बाद जो हमारा जो बैच आ रहा है भाई टॉपिक वाइज करेंगे या फिर प्रैक्टिस सेट वाइज करेंगे, वो क्वेश्चंस होंगे आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं। और आपने एक बार अगर क्वेश्चंस कर लिए तो एसएससी जीडी के अंदर 20/20 जो क्वेश्चन करके आओगे आप, वो एक क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। और जो बच्चे एसएससी सीजीएल सीपीओ सीजीएल इनके तैयारी कर रहे हो तो राज सर की जो क्लास है हमारी, उसके अंदर हम जो लेटेस्ट क्वेश्चन है 2021 से लेकर 2023 के टिल आज कितनी तारीख होगी 24 सॉरी आज तक के अक्टूबर आज तक के क्वेश्चन उसके अंदर इंक्लूड है। अगर कोई एग्जाम कल शाम को भी हुआ है तो वो हम क्वेश्चन इंक्लूड करवा के आपको करवाएंगे। इससे क्या होगा कि जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर सोल्व करोगे ना उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। तो जितना ज्यादा उसके क्लास को शेयर किया करो भाई। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है और उसे कुल 3 घंटे 48 मिनट लगते हैं। भाई अलग अलग समय स्पीड से दूरी तय करता है और उसे टोटल समय लगता है 3 घंटे 48 मिनट। तो कुल दूरी कितनी है? एक बात मान, हमने इसका एलसीएम लेते हैं। 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम आ गया 60। सबसे पहले हमने लिया एलसीएम आ गया 60। अब देखो, अब निकालते हैं भाई औसत। निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। आया समझ? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम हम करते हैं। यहां कितना दिया हुआ है देखो, 3 से जाएगा तो कितना बचेगा? इसके ऊपर 3 करेंगे तो 20 3 60, 20 हो गया हमारे पास। प्लस 4 से करेंगे तो 15 चौके 60। ये टाइम आ रहा है भाई, सारा ये टाइम आ रहा है हर भाई इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस के, तो ये टाइम आ रहा है हमारा। 5 से करेंगे तो 12 पंजे 60 और 6 से करेंगे तो 10 6 60। अब देखो 4 बार उसने वो सेम डिस्टेंस कवर की है। 60 किलोमीटर हमने डिस्टेंस मानी है, 4 बार गया भाई साहब, तो कितना हो जाएगा? 60 गुणा 4, क्योंकि 4 बार भाई साहब गए हैं। ये होगी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। देखेंगे अब देखो 20 और 15 कितना हो गया? 35 और 22 कितना हो गया हमारे पास? 57। तो जो टोटल टाइम आया भाई साहब वो हो गया हमारे पास 57। तो यहां तक हमने सोल्व कर लिया। ये हमने निकाल लिया उसकी औसत, एक मिनट को हमने औसत उसकी जो है औसत स्पीड हमने निकाल ली भाई। अब इसने पूछा है कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? देखो स्पीड इज इक्वल टू होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस निकालनी है, औसत स्पीड हमने निकाल दी, इसके मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? टाइम। और टाइम भाई साहब वो कितना लगा? 3 घंटे 48 मिनट। 48 मिनट को घंटे के अंदर बदलेंगे तो बटे 60। 12 चौके 48, 12 पंजू 60, 5 3 15 और 4 19/5। तो उसे जो समय लगा भाई वो लगा 19/5। यहां तक समझ आया भाई? हमने डिस्टेंस मान ली 60 किलोमीटर। तो अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा तो 60 किलोमीटर को वो 20 में, 15 में, 12 में, 10 में इस तरीके से उस चीज को ट्रेवल करेगा। तो ये आ गई हमारी औसत स्पीड। ठीक है, और अब हमें निकालनी है डिस्टेंस। तो स्पीड इनटू में टाइम। अब काटते हैं, देखो 19 3 57 हो गया हमारे पास, 3 से काटते हैं तो 20 3 60 हो गया और 5 चौके 20 हो गया, तो 4 चौके 16। तो जो उसकी जो डिस्टेंस है भाई वो 16 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर ए भाई, ऑप्शन नंबर ए। आप यहां से एलसीएम ले लिया करो आसानी से काटने के लिए। ठीक है, और 4 बार ट्रेवल करिए तो 60 गुना 4 240 हो गया हमारा। अगला देखते हैं। पाइप है 3, 10 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। पहले ए और सी को खोला गया है, फिर ए को बंद कर दिया, फिर बी और सी को खोला गया है। तो टैंक भरने में कुल कितना समय लगेगा? एक सेकंड में पानी पी लेता हूं, तब तक आप सोल्व करो भाई इसको। चलो भाई देखते हैं। 3 पाइप दिए हुए हैं, ये पाइप ए है, ये बी है और ये सी है भाई। ये 10 घंटे में भर सकता है भाई, ये भाई साहब 15 घंटे में भर सकते हैं और ये भाई साहब भर सकते हैं 18 घंटे में भाई। एलसीएम कितना आ गया? मेरे हिसाब से 90 आएगा। 18 5 90, 15 6 90 और 10 9 90 भाई। ठीक है, ये है ना 10 15 और 18 भाई। ठीक है, इसने कहा कि ए और सी को हम जो है 5 घंटे के लिए खोल लेंगे भाई। तो ए और सी कितना हो गया? 9 और 5 14 भाई। ए और सी जो है मिलकर कितनी होगी? 14 और 5 घंटे के लिए खोले गए तो कितना पानी भर दिया? 70 पानी भर दिया भाई इन्होंने, क्योंकि 14 इनकी एफिशिएंसी है। 5 घंटे के लिए हमने खोला है तो 70 पानी उन्होंने टैंक में फिल कर दिया। अब इसने कहा कि ए को बंद कर दिया और उसी समय बी को खोल दिया सी के साथ।
अब भाई ए का रोल खत्म हो गया, अब आएंगे बी और सी। अब बी और सी काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 और 5 11। अब देखो 90 टैंक टोटल था, 70 हमने भर दिया, तो 20 हमारे पास बचा हुआ है भाई। इसने कहा है कि कुल समय कितना लगेगा, तो 5 घंटे तो पहले लग चुके। अब जो 20 टैंक है उसको बी और सी मिलकर 11 घंटे, मतलब इनकी एफिशिएंसी है 11, तो कितनी देर में भर देंगे भाई, 5 + 20/11, यही तो टोटल समय लगेगा। 5 घंटे पहले लग चुके, अब 20 टैंक को 11 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखो इसके ऑप्शन नहीं दिए क्या सर, कोई नहीं, देखो 11 से करेंगे तो 11 एकम 11 भाई, कितना बच गया हमारे पास, 9 बच गया। कर सकते हैं 5 और 1 6, 6 सही 9/11 घंटों में वो भर जाएगी। 6 सही 9/11 में कैसे, 11 एकम 11, एक तो हमारे पास सीधा दिन निकल के आ गया, तो 5 के अंदर जोड़ दिया तो 6 दिन हो गए, 9 बच गए, तो 9/11। तो जो टोटल टाइम लगेगा भरने में भाई, जो टाइम लगेगा भाई वो लगेगा 6 सही 9/11। पहले ए और सी ने काम किया, फिर बी और सी ने काम किया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 644 की धनराशि जो है 3 प्रकार से बांटी गई है, 1/2, 2/3, 3/4। तो पहला भाग 4 होगा, तो पहला भाग 4 होगा। पहला भाग क्या होगा भाई, ये पहला भाग क्या होगा, ऐसा सवाल होगा ये कि पहला भाग क्या होगा। देखो 3 दी हुई है भाई, 1/2 दिया हुआ है, 2/3 दी हुई है और 3/4। हम एलसीएम लेते हैं भाई, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 2 3 4 का एलसीएम आ गया हमारे पास 12 भाई। अब देखो 2 चौके 12 तो 6, 3 चौके 12 और 4 दूनी 8 भाई, 4 तिये 12, 3 तिये 9। तो ये जो धन है वो इसके बराबर है भाई, टोटल धन। और इसने कहा है कि पहले का अनुपात कितना होगा, तो टोटल देखो 8 और 6 14, 14 और 9 23, तो जो 644 है ये हो गया टोटल 23। 23 की वैल्यू हमें दी है 644, एक की वैल्यू होगी बटे 23, और हमें निकालना है पहले का, पहले की है 6 भाई। अब काटो भाई, कितने ऊपर जाएगा, 23 के ऊपर जाएगा, 23 दूनी 40। अब देखो 64 से 40 घटाएंगे कितना, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 4 गया 1, 184। तो 23 का कितने पे 184 जाता है भाई, ये 23 कितने में दिया, 23 दूनी भी है ना, हाँ कितने पे 84 पे जाता, कितना बच गया था हमारे पास, ओ भाई 664 था ना, ठीक है, तो हमारे पास बच गया था 8, 184 भाई। तो 184 23 का टेबल आता है भाई, मैं तो भूल गया, 6 7 21 8 3 24 8 दूनी 16, 8 के ऊपर जाएगा बिल्कुल, ये 23 8 होते हैं 184 भाई, और 28 छिक्के तो 6 8 48 का 8, 28 छिक्के 168 भाई, 168। तो जो पहले का भाग था भाई वो था 168 भाई। देखो क्या था, इस भाग में बांटा गया तो हमने आसानी के लिए एलसीएम ले लिया, और यहां से हमारा रेशियो निकल के आ गया ये टोटल रेशियो, मतलब कि टोटल पैसा। तो टोटल रेशियो था हमारे पास 23, तो 23 की वैल्यू थी 644, एक की वैल्यू ये होगी, और पहले का भाग निकालना तो पहले की वैल्यू थी 6, तो गुणा कर दिया 6, 168 हमारे पास आंसर आ गया। तो जो पहला बंदा था भाई, जो पहला बंदा था उसका जो पहले का भाग था वो था 168 रुपए, पहले का भाग था भाई। अगला देखो भाई, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखे हैं भाई, 3 जो पृष्ठ भाई जो साइड में भुजा है उनका एरिया दे रखा है भाई। देखो इसने कैसे दे रखा है भाई, एक हो गया L × B 5 दे रखी है, फिर दूसरा होता है B और H वो दे रखी है 16, और H और L दे रखा है भाई वो दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब इसने पूछा आयतन, आयतन क्या होता है भाई, जो वॉल्यूम होती है भाई वो हमारे पास होती है, क्या होती है, L² × B² और × H²। एक बात देखो, कहीं ये वाली चीज सेम तो नहीं है, बताओ, नहीं दिख रही, देखो L यहां भी है, L यहां, B यहां भी, B यहां भी, H यहां भी, तो ऐसे नहीं कर सकते कि 5 × 16 × 20, यही तो बात है। कितनी आ गई, 16 पंजे 80, 8 दूनी 16, तो रूट के अंदर आ गई हमारी 1600, और किसका रूट है ये 40 का। तो वॉल्यूम कितनी हो गई हमारे पास, वॉल्यूम कितनी हो गई हमारे पास 40 निकल के, क्या लिख रहा हूं भाई मैं, एक सेकंड रुको, 1600 था हमारे रूट के अंदर, कितना आ गया आंसर 40। 40 क्या है, इसकी वॉल्यूम है घनाभ की। ऑप्शन नंबर डी भाई हमारे पास। भाई वॉल्यूम पूछी थी, एरिया ऐसे दिया हुआ तो देख लिया भाई, गुणा करते तीनों की तो L² बन गया, B² और H² बन गया, तो तीनों की गुणा कर दी, और वॉल्यूम का फॉर्मूला भी है ये, तो 1600 आ गई रूट के अंदर, बाहर निकालेंगे तो 40, तो वॉल्यूम कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर आ गई। क्यूब है भाई ये 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम दे रखी है हमें। अगला देखो,
ये सवाल है भाई कैलकुलेशन का पूरा। क्या करते हैं एग्जामिनर, क्वेश्चंस जो एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चंस आसान आएंगे आपके, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा दे देंगे वो टिपिकल सा क्वेश्चन दिखने में आसान होगा, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, उसका जो डिवाइड करने का तरीका है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बच्चा क्या करता है कि आसान दिखेगा तो उसको सोल्व करेगा, सोल्व किया तो उसका टाइम निकल गया, और टाइम निकल गया तो क्वेश्चन उसके छूट जाएंगे। तो आप इस बात से भी ध्यान रख लो कि एग्जाम में क्या करना है ये अच्छी बात है, लेकिन क्या छोड़ना है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे सोचते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, स्ट्रेटजी बनाना, लेकिन क्या छोड़ना है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सिलेक्शन के अंदर भागीदारी में आपका होता है कि क्या हमें क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना होता है। देखो इसने कहा है कि 37 संख्याओं का औसत, भाई 37 संख्या दे रखी है, उसका औसत हमें दिया हुआ है 49 भाई। ठीक है, पहली 21 संख्याओं का, पहली जो 21 संख्याएं हैं उनका औसत दिया हुआ है 43.8 भाई, और जो अगली 17 संख्याएं हैं उनका औसत है 55.6 भाई। अब जोड़ के देखो 21 और 17 तो 38 होते हैं, संख्या तो 37 है, मतलब इसमें एक फालतू है। यदि 21वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, वो भी दशमलव के स्थान तक। ठीक है, अब देखो भी टोटल हमारे पास औसत है इतना भाई, 21 संख्याओं का इतना दे रखा है भाई, और अगली 17 संख्याओं का इतना दे रखा है, तो मतलब कि इसमें ज्यादा है तो वो संख्या को उस संख्या को इसमें से घटाएंगे और बाद में बचे हुए का औसत निकालेंगे। तो देखो 37 गुणा 49, 9 से करते तो 9 सत्ते 63 का तिया हासिल गई 6, 9 30 27 और 6 33, तो 333 आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई, 4 सत्ते 28 हासिल गई 2, 4 3 12 और 2 14 भाई, कितना आ गया 3, 8 3 11, 4 3 7 8 1813। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है भाई वो आ गई हमारे पास 1813। तो टोटल संख्याएं जो है भाई वो है 1813। 21 की करते हैं 43.8 से, जो 21 है उसकी करते हैं 43.8 से भाई। ठीक है, पॉइंट की बार नीचे लिख लेते हैं भाई। अब देखो 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा 438, अब करेंगे 2 से तो 2 8 16 हासिल गई 1, 2 3 6 और 1 7 और 2 चौके 8 भाई, कितना आ गया 8, 6 और 3 9, 7 और 4 11, 8 1 9, 9 91 98, लेकिन 10 नीचे है तो पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 919.8। तो इसकी जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 919.8 भाई। अगला है 17 संख्याओं का, इसको पॉइंट कर लेते हैं यहां पर। जो 17 संख्याएं हैं उनका औसत है 55.6। ठीक है, 55.6 को देखो अब करते हैं तो 17 से गुणा करेंगे किसकी, 556 की गुणा करेंगे 17 से, तो 17 छिक्के 102 हासिल गई 10, 17 पर 85 और 10 95 हासिल गया 9, 17 पर 85 85 और 9 कितना होता है 94, तो 945.2, 945.2। अब देखो भाई 37 संख्या इतनी था, उस टोटल था इतना, और 38 संख्याओं का ये है, जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 हासिल गई 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 50 हासिल गई 1, 4 और 1 5 और 1 6 भाई, और 9 और 9 18, 1865 आ गया टोटल। तो अब क्या करेंगे, इसमें एक संख्या फालतू है 21वीं, तो 1865 में से जब 1815 घटाएंगे तो कितना बच गया, 5 में से 5 और 6 में से गया 5, 50 बच गया भाई। अब 50, अब ये बोल रहा है कि अगर इस 50 को घटा दें तो बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 किस में से घटेगा, टोटल में से 1813 में से घटेगा, सॉरी 13 था भाई, ये 15 नहीं था, सॉरी एक बार को 1813 था, तो 5 में से 3 गया 2 और 52 बचेगा, और ये 52 घटेगा 1813 में से, क्योंकि टोटल संख्या यही थी हमारे पास, तो 3 में से 2 गया 1, 11 में से 5 गया 6, 1761 बच गया, और संख्याएं कितनी बच गई, पहले थी 37, एक हटा दी तो संख्याएं बच गई हमारे पास 36। अब देखते हैं, करते हैं भाग। 36 4 पे जाएगा क्या, 5 पे जाएगा, 5 3 15, 6 3 18, 5 पे जाएगा मेरे ख्याल से भाई, ये 5 पे जाएगा तो आएगा ये 5 6 के 30, 3 हो गया, 5 3 15 और 3 18, नहीं 4 के ऊपर ही जाएगा भाई, तो 4 6 के 24 हासिल गई 2, 4 3 12 और 2 14, 144, 4 तो आ गया सीधा, 176 से 144 के 14, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 321 बच गया हमारे पास। अब देखो अब कितने के ऊपर जाएगा, 7 3 21 और 8 3 24, ठीक है, तो 8 से 48, 4 8 3 24 और 4 28 भाई, 7 के ऊपर जाएगा भाई ये,
क्योंकि 7 सिक्के 42, 2 4 बच गया, 7 3 21 और 4 25, 252। नहीं भाई, सही तो कर रहे हैं ना, 36, 7 छक्के 42, 2 7 3 21 और 4 25 भाई सही है। या तो हमें काटने में कुछ गलती की है भाई। अब काटते हैं देसी तरीके से। देखो 1700 कितना बचा था हमारे पास, 5 में से 3 गया 2 और 6 में से गया 5, 52। और जब 52 को इसके अंदर से घटाएं तो 13, 3 में से 2 गया 1 और 11 में से 5 गया 6 और 5 11, ठीक है 61 बच गया हमारे पास। और यहां भी तो फिर होगा ना, ये हो जाएगा 1761 ही है भाई, 1761 ही है। और ये करना है हमें किससे, ये हमें करना है भाई 36 से, ठीक है 36 से 4 के ऊपर गए, 4 से 24 हासिल गई 2, 4 3 12 और 2 14 भाई। 5 के ऊपर जा सकता है कि 5 6 30, 5 3 15 3 18 नहीं जाएगा भाई। तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 321 बच गया भाई हमारे पास। अब ऑप्शन है हमारे या तो कम से कम 7 के ऊपर है भाई, तो 7 से 7 से 42, 4 7 3 21 और 4 25 भाई 252। कोई मिस्टेक तो नहीं होगी भाई, एक बार चेक करते हैं, रुको एक बार भाई, कुछ ना कुछ तो इश्यू आया है इसके अंदर, एक सेकंड रुको भाई। घटाने में ध्यान नहीं दिया उन्होंने, 321 था और हम 221 मान रहे थे उसको, 36 से था ना ये, तो 36 से 4 पे गए, कितना आ गया था 144, 36 से 144 आ गया था। और हमारे पास कितना बच गया था यहाँ पर, 6 में से 4 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, 321 बच रहा था हमारे पास और हम 221 सोचे बैठे थे। अब जाएगा 8 के ऊपर, 4 हो गया, 8 के ऊपर जाएगा तो 8 से 48, 4 आ गया और 8 3 24 और 4 28 भाई। 11 में से 8 गया 3 और 11 में से 8 गया 3 भाई, 33 पॉइंट आ गया सब कुछ, ठीक है 33 और पॉइंट अब उतारेंगे 0। अब देखो 48 पॉइंट समथिंग के ऊपर जाएगा, 48.9 भाई, 9 3 27, हाँ 48.9 के ऊपर जाएगा। लास्ट टाइम क्या हुआ था भाई, हम यहाँ 221 सोच गए थे कि 221 से तो 288 जा ही नहीं सकता हमारा, और यहाँ 321 था भाई, ये मिस्टेक हमने कर दी थी। तो ये जो है हमारा ये 48 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 48.9 के ऊपर ये पूरा भाग, मतलब ये भाग जाएगा भाई, ठीक है ऐसा था ये सवाल। तो वो कई बार क्या होता है कि माइंड नहीं चल रहा होता, वो 321 या 221 दिख रहा था हमें। ये हमारी क्लास है जो आपको मैंने बताई थी। जो भी आप अगर तैयारी कर रहे हो एसएससी की, सीजीएल, सीपीओ या रेलवे की, तो आप इस क्लास को अवश्य लें। इसके अंदर जो है हम 2021 से अब तक के जो एग्जाम हो रखे हैं 2023 तक के, वो सभी के जो क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज हम आपको कवर करवा रहे हैं। आज पाइप एंड सिस्टम की क्लास नंबर 3 थी भाई हमारी, ठीक है। इसके अंदर रेलवे के क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हुए हैं, सीजीएल टीयर 2, सीजीएल टीयर 2, सीपीओ टीयर 1, टीयर 2 सब क्वेश्चन जो इसके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं। सीपीओ के अंदर तो खैर टीयर 2 में मैथ आता ही नहीं है, लेकिन जो भी टीयर 2 के अंदर मैथ आ रहे हो सब कुछ इंक्लूड कर रखा है। तो जितना ज्यादा हो उसके आप क्लास को शेयर किया करो और क्लास को लिया करो भाई, क्योंकि जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर कवर करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हमने जो सीरीज शुरू की है वो प्रीवियस ईयर की इसी कारण शुरू की है कि बच्चा पहले प्रीवियस ईयर सोल्व करे, उसके बाद नए पैटर्न के ऊपर जाए भाई, ठीक है। अगला देखो, विमला ने साधारण ब्याज पर 7200 का ऋण लिया, ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान के बराबर है। क्या कह रही भाई, 7200 रुपए मैंने उधार लिए हैं भाई,
साधारण ब्याज के ऊपर, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो टाइम है दोनों बराबर हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम बराबर है तो मैंने मान लिया कि ये भी आर के बराबर। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया आर स्क्वायर और बटे हो गया रेट की बटे 100 हो गया, और मेरी राशि जो मेरे को जो ब्याज मिला वो मिला 5832। भाई 7200 के ऊपर मैंने किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो पैसा दिया था उसी टाइम के ऊपर मेरे को साधारण ब्याज प्राप्त हुआ 5832। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, अब देखो भाई 2 से 2 गया, 9 से काटते हैं तो 9 8 72 भाई, ठीक है, 9 6 54, 4 बच गया, 9 चौके 36, 7 और 9 8 72, 648 आ गया। ये हो गया 8 8 64 और 8 एकम 8। तो यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई 81, और आर की वैल्यू आर मान लो या टी मान लो, दोनों की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 भाई, 9%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई वो थी 9% की, टाइम भी 9 साल का था और रेट भी जो है 9 साल की ही थी भाई, ठीक है। तो ऐसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। अगला देखो, दो धनात्मक संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 13 गुना है। ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। वो बोल रहा है कि जो उनका एलसीएम है उनके एचसीएफ का 13 गुना। मैंने मान लिया एचसीएफ 1 ना सॉरी एक्स, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 13 इंटू एक्स हो जाएगा क्योंकि उसका 13 गुना है। और एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ है 252, कितना हो गया 13 और 1 14x। जो 14x दी हुई है भाई वो है 252 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, देखो 14 1 कम 14 कितना बच गया 11 और 14 8 112, तो x की वैल्यू आ गई 18। तो जो HCF है हमारा भाई वो तो है हमारा 18, और जो हमारा LCM है भाई वो कितना है, वो है 13 गुणा 18। अब इसने कहा है कि उनमें से एक संख्या तो 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। एक बात याद रखना, कोई दो संख्या है, संख्या 1 गुणा संख्या 2 हमेशा बराबर होती हैं उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर। भी दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये बात आप याद रखना। तो यहां से देखो हमारे पास एचसीएफ कितना है 18, एलसीएम कितना है 13 गुणा 18। अब एक संख्या तो 54 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, पी संख्या हमने वो मान ली। अब देखो 18 3 54 और 3 6 18, तो 13 6 78। जो दूसरी जो संख्या है जो सेकंड टर्म है भाई वो हमारे पास निकल के आएगी 78 78 जो है हमारे पास निकल के आएगी ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर बी। बस इसके अंदर आपको ये तरीका ये ध्यान रखनी है कि दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है जो गुणनफल है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखो, रीमा ने 10.5% के लाभ पर एक सूट बेच दिया। यदि उसने 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। सूट का प्रारंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात देखो भाई, मैंने मान लिया कि उसका कॉस्ट प्राइस था, जो कॉस्ट प्राइस था वो मैंने मान लिया 100 रुपए थे भाई, और ये बोल रहा है कि 10.5%, तो 100 के ऊपर अगर 10.5% निकालेंगे तो वो 10.5 ही निकलता है हमेशा। तो कितने के अंदर बेचा 110.5 रुपए में बेच दिया। अब ये कह रहे कि अगर 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता। कितने का होता 114 के अंदर बेचती भाई, 100 के ऊपर 14 मतलब कि 14। अगर उसने 70 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता, 70 रुपए अधिक। लेकिन यहां देखो यहां तो सिर्फ 3.5 रुपए अधिक है, तो 3.5 दे रखे हैं उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 70। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 70 बटे 3.5 मतलब कि 35 गुणा में 10। और उसने पूछा प्रारंभिक विक्रय मूल्य, तो पहले हम उसको 110.5 के अंदर सेल कर रहे थे भाई, बटे 10। अब देखो 10 से 10 उड़ा दिया, 35 दूनी 70। अब करते हैं 2 से गुणा, तो ये हो जाएगा 2210 रुपए। 2210 रुपए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। समझ आया भी, पहले उसने इतने प्रॉफिट के ऊपर बेचा, अगर वो 70 रुपए अधिक में बेचती उसे तो 14% का लाभ होता, लेकिन ज्यादा कितना हुआ सिर्फ 3.5 रुपए का, और वह वैल्यू दी 70 के बराबर, तो हमने पहले वाला विक्रय मूल्य निकाल लिया। बिल्कुल आसान शॉर्ट तरीके। अगला देखो, 6 संख्याएं दे रखी हैं भाई, और ये कह रहा है कि पहली 5 संख्याएं भाई a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई, इन सब का औसत, मतलब कि टोटल संख्याएं बट मतलब टोटल नंबर, इन संख्याओं का औसत जो है अगली 5 संख्याएं बी सी डी प्लस ई प्लस एफ से 26 अधिक है भाई।
इन संख्याओं का औसत इन संख्याओं से 26 अधिक है, मतलब कि यहां बराबर में करेंगे 26। अब देखो घटाएंगे तो क्या बचेगा, b गया, c गया, d गया, e गया, b c d e कॉमन हो गया, तो क्या बचा a माइनस का f बटे 5 बराबर आ गया 26। भाई इसने पूछा है a और f के बीच का अंतर, तो 5 की यहां गुणा कर दो, अंतर निकल के आ गया। भाई a माइनस का f 5 से गुणा करो, 5 6 के 30, 3 आ गया, 5 दूनी 10 और 3 13, 130 हमारे पास निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। आसान। भाई मैंने यहां से सीधा काट दिया, कॉमन दिख रही थी मेरे को। आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई 5 मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर से ये ऐसी कैसी आ जाएंगी, तो ये प्लस की आएंगी, ये माइनस की आएंगी, यहां से कट जाएंगी, क्या बचेगा a माइनस का f, और यही हमें निकालना है। बिल्कुल आसान। देखो अगला सवाल सोल्व किया करो भाई साथ साथ। एक कॉलेज के चुनाव में सीमा और गीता को, भाई ये है सीमा हैदर, अब ये वोटों में खड़ी हुई है, और ये है हमारी गीता फोगाट। भाई अब देखो टक्कर, सीमा हैदर और गीता फोगाट की टक्कर देखो। उनको वैध मत मिले हैं 4:5। भाई ठीक है, भाई जीतनी तो गीता फोगाट ही इंडिया की है हमारी, सीमा हैदर थोड़ी जिताएंगे हम। टोटल मत थे हमारे पास 15,000। भाई टोटल मत हमारे पास 15,000 थे। ये बोल रहा है कि उनको इन मतों में से 4:5 में प्राप्त हुए हैं, लेकिन साथ में 19% जो मत हैं भाई वो हो गए अवैध। तो इसका जो 19% है वो अवैध हो गया। 19% कितना हो गया 0, 19 पाप 95 का 50 हंसला गई 9, 19 एकम 19 और 9 2850 वोट जो है हमारे हो गए अवैध। तो कितने वोट बच गए, 0 में से 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 बच गया। ये देखो 0 में से गई 0, 10 में से 5 गया 5 बच गया, और 9 में से 8 गया भाई 1 बच गया, और 14 में से 2 गया 12। 150 वोट हमारे पास बच गए। ये थे अवैध वोट भाई, ये थे अवैध वोट, ये थे अवैध वोट भाई। और ये है 4:5 में। तो अंतर कितने का है भाई, तो पड़े हुए मतों के बीच कितने का अंतर आया। हमने घटाने में कुछ गलती कर दी शायद, या फिर निकालने में। देखो 19 0 0 हो गया, 19 5 95 5, 9 19 एकम 19 और 9 28, ये तो सही है, तो अवैध हो गई। अब ये कह रहा है कि टोटल 15,000 थे हमारे पास, उसमें से हमने घटाए हैं 2850 वोट भाई। ठीक है, तो सीमा और गीता के पक्ष में पड़े मतों के बीच कितने मतों का अंतर है। देखो 0 में से 0 गई 0, 10 में से 5 गया 5, ठीक है, यहां कितना बच गया 9, 9 में से 8 गया 1 बच गया, 4 में से 2 गया 2 बच गया, और ये हो गया 1। 12,150 हमारे पास निकल के आ रहा है भाई। ठीक है, 15,000, ये 1500 थे या 15,000 ही थे भाई। कैलकुलेशन सही है गए। सही है भाई। इसने पूछा अंतर कितना है, तो ये वैल्यू जो है ये है 9 की वैल्यू, और टोटल होगी 9 की वैल्यू, तो ये 12 एक्स्ट्रा जो है 9 की वैल्यू, और हमें 1 की वैल्यू निकालनी होगी। अंतर 1 का है, तो 9 से काटेंगे तो 9 1 कम 9, 3 बच गया भाई। ठीक है, 9 3 27, कितना बच गया 4, और 9 5 45, 1350 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी 1350 का जो है अंतर हमें दिया हुआ था भाई। टोटल 15,000 मत थे, इतने अवैध निकल गए भाई। अब ये बोल रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, तो हमने रेशियो है 4:5, मतलब ये 9 की वैल्यू दी हुई है और डिफरेंस है सिर्फ 1, तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो 1350 जो है उनका अंतर निकल कर आ गया भाई। अगला देखो, एक वस्तु को 157.50 में बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है। यदि वह उसे 147 रुपए बेचे तो उसका लाभ या हानि कितनी होगी। भाई कोई वस्तु थी कितने भी रुपए की, अगर उसको 157.50 पॉइंट की जीरो हमने नीचे लिख ली को इतने में बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है भाई। भाई 100 के ऊपर 12.5% कितना होता है 12.5 ही होता है। तो 100 की चीज थी उसने 112.5 के अंदर बेची, तो ये 157.50 जो है किसकी वैल्यू है 112 क्या, हाँ, और ये हो गया पॉइंट का 10 भाई। 1 से 1 गई और 1 से 1 गई। अब काटते हैं भाई, यही है ना। 51.50 रुपए बेचने पर रवि को 12.5% का लाभ होता है, तो वह उसे, और परसेंट का 100 भी लिखेंगे ना यहां पर भाई,
अब काटते हैं 25 से, तो 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, 25 चौके 100 भाई, ठीक है। 5 निमे 45, 5 तिये 15, 5 एकम 5 और 5 5 25 भाई, ठीक है। 9 तिये 27, 9 पंजे 45, तो 4 पंजे 20 हसल गई 2, 4 तिये 12 और 2 14। उस वस्तु की जो कीमत थी, जो कॉस्ट प्राइस थी भाई, वो थी हमारे पास 140 रुपए। भाई उसने कहा है कि किसी वस्तु को अगर वो इतने में बेचता है तो उसे 12.5% का लाभ होता है भाई, तो उसने उस वस्तु को 112.5 के अंदर बेच दिया, तो यहां से हमने सीपी निकाल लिया उसका। अब वो बोल रहा है कि अगर इसको सेलिंग प्राइस में करता हूं 147 रुपए, तो मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो 7 का प्रॉफिट होगा, साफ साफ दिख रहा है यहां पर 7 का प्रॉफिट 140 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 0 से 0 गई 2 पंजे 10 भाई, यहां 5% का भाई साहब को हो रहा है प्रॉफिट, 5% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी, 5% का जो है भाई साहब को लाभ हो रहा है। अगला देखते हैं। मधु ने 1470 रुपए में 35 किलो चीनी खरीदी, उसने इसे बेचा और इस विक्रय में हुई हानि 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी, तो 8 किलो चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल सेट नंबर 11 में हमने किया था कि यहां हुई है लॉस और किसके बराबर। देखो पहली बात तो अगर लॉस हुई है मतलब कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है भाई, ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, इसी कारण हमें लॉस हुआ। और लॉस किसके बराबर है, 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है भाई, 5 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। कितने में खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस था 1470, कितनी वस्तुओं का है ये, 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस भाई, 35 इस साइड आएगा तो 40 का सेलिंग प्राइस हो गया, वैल्यू कितनी है 1470 रुपए। एक वस्तु का कितना हो गया 1470 रुपए बटे 40, और 8 वस्तुओं का निकालना है, 1 से 1 ही, 4 दूनी 8, तो 2 सत्ते 14 का चौका हसलाई 1, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 एकम 2, तो 8 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है भाई वो है 294 रुपए भाई। सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो किसके बराबर हो, ठीक है। ये हमारा सीपी है भाई, तो 35 वस्तुओं का सीपी कितना है 1470, तो उसकी वैल्यू हमने सीधी यहां रख दी भाई। अगला देखो, गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2.5 किलो गेहूं अधिक खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था। देखो 12.5% की कमी हुई है भाई, तो जो 12.5% की जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो कितनी होती है 1/8, मतलब कि भाई साहब पहले 8 किलो गेहूं खरीद रहे थे, लेकिन अब मूल्य पहले 8 रुपए के गेहूं खरीद रहे थे, लेकिन अब जो है वो गेहूं हो गए 7 रुपए किलो। भाई कोई वस्तु की कीमत पहले 8 रुपए थी, अब घटकर 7 रुपए हो गई। अगर वस्तु की कीमत घटी है तो उसकी खपत बढ़ेगी, उल्टा होता है हमेशा कि कीमत घटी है तो खपत बढ़ी, कीमत 8 से 7 होगी तो खपत जो है 7 से 8 हो जाएगी। ये थी हमारी कीमत भाई, ये थी हमारी कीमत भाई, और ये है हमारी खपत। ये है हमारी, यार क्या कर रहे हैं भाई, ये हमारी कीमत है और ये है हमारी खपत भाई, ठीक है। अगर कीमत घटी है तो खपत बढ़ेगी, रेशो उल्टा होता है। अब वो बोल रहा है कितना बढ़ा, 2.5 किलोग्राम अधिक बढ़ी है, लेकिन यहां तो सिर्फ 1 बढ़ा है भाई, 7 से 8, यहां तो सिर्फ 1 बढ़ा है और 1 की वैल्यू रखी है 2.5 किलोग्राम भाई। अब इसने बोला है कि पहले कितने खरीद पाता था, पहले तो 7 खरीदता था, अब 8 खरीदता है, तो 1 की वैल्यू अगर 2.5 है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17.5, 17.5। पहले भाई साहब 17.5 खरीदते थे, समझ आया भाई। जो उसका मूल्य है और जो खपत है उसका रेशो उल्टा होता है भाई। कीमत 8 से 7 हो गई तो खपत मेरी 7 से 8 हो जाएगी। इसने बोला है कि 2.5 किलो अधिक खरीदता है, लेकिन एक्चुअल में कितनी है 1 की वैल्यू 2.5 किलो, तो पहले कितने खरीदता था 7 खरीदता था, तो 2.5 गुना 7 मतलब कि पहले 17.5 किलो वो खरीदता था भाई। ये पैसे इग्नोर कर दिया करो, जहां जरूरत होती है वहीं यूज करने होते हैं भाई, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का।
आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, आपने साथ साथ सोल्व भी किए होंगे। और जितना ज्यादा आपको अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर किया करो, पीडीएफ नोट्स को रिवाइज किया करो, अलग अलग ग्रुपों में शेयर करो भाई, ताकि बच्चे ज्यादा से जुड़े भाई। और कई सवालों के अंदर थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, कई बार हम वो माइंड जो है स्टेबल नहीं होता, कहीं ना कहीं वो जैसे कि 321 वाला देख लो, 321 की टर्म थी और वहां हम 221 को उसको मान रहे थे भाई। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ो भाई, ज्यादा ज्यादा क्लास को शेयर करो। अब आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और कल मिलेंगे सेट नंबर 13 के साथ। ठीक है, थैंक यू।